कर लिए थे। अच्छा, ओके, हो गया। तो हमने बेसिक्स अपने कवर कर लिए थे। अब हम दोबारा से अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस पार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर एनालिसिस करने शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। दो चार पॉइंट हैं, बता देता हूँ, लिख लीजिएगा आप। ठीक है। पहली चीज़ तो हमने रीड आउट कर लिया था, सीख लिया था। हमने क्या सीखा था कि कॉल सेलर क्या होते हैं। कॉल सेलर वो होते हैं हमारे बियरिश। ठीक है, लिख लो ये सब चीज़ें। काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को इन चीज़ों को समझने में। जब तक इनको लिखोगे नहीं, अपने दिमाग में फिट नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम सेम रहेगी आपके साथ। पुट सेलर क्या होता है? बुलिश। अगर किसी ने कॉल सेल की है तो किसी ने कॉल बाय भी की होगी। मतलब किसी ने अगर कॉल साइड का प्रीमियम सेल किया है तो किसी ने कॉल साइड का प्रीमियम बाय भी किया होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर कॉल बाय जिसने किया है उसे बोलते हैं कॉल बायर। कॉल बायर का व्यू ठीक बिल्कुल उल्टा होगा। कॉल सेलर का व्यू है बियरिश, तो कॉल बायर का व्यू क्या होगा? बुलिश। अब किसी ने अगर पुट सेल किया है तो उसी पुट सेलर उसी मतलब ट्रांजेक्शन के अंदर पुट बाय भी किसी ने किया होगा, तभी पूरा ट्रांजेक्शन हुआ होगा। तो अगर पुट सेलर का व्यू बुलिश है तो यहाँ पे पुट बायर का व्यू उल्टा ही होगा बिल्कुल, और वो व्यू है बियरिश। ये चार चीज़ें लिख लो, क्योंकि ये चारों चीज़ के ऊपर हमारी एनालिसिस पार्ट टिकेगा। नोट डाउन कर लो इनका व्यू क्या होता है और कैसे कैसे ये फाइंड आउट करना है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पहले चीज़, चारों चीज़ें आप लिख लीजिए। जो लोगों को पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है, जो न्यू है बिल्कुल ही, वो प्लीज़ लिख लीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये भूलना नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। नोट डाउन कर लीजिए सब चीज़। कर लिया नोट डाउन? आगे बढ़ें। मैं सभी से पूछूंगा, सभी सब नोट डाउन कर लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला बेसिक जो है, ये एक बेसिक हो गया, बेसिक नंबर वन। ये एनालिसिस का बेसिक है, ठीक है। बेसिक नंबर वन हो गया। बेसिक नंबर टू लिख लीजिएगा। ठीक है, बेसिक नंबर टू लिख लीजिए कि यहाँ पे हमको सेक्शन पता होने चाहिए कि सेक्शन कितने टाइप के होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, सॉरी, मार्केट के अंदर कह रहा हूँ, ऑप्शन चेन के अंदर। मार्केट के अंदर तो तीन सेगमेंट होते हैं, वो तुम जानते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑल यहाँ पर जो होता है, चार सेगमेंट होते हैं। चार नहीं, सॉरी, थोड़ा सा टायर्ड हूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही आप पहले समझ लीजिए। पहला सेगमेंट जो होता है, जो पहला इसके अंदर मार्केट खड़ा है हमारा 15,700, हाँ 50 के आसपास खड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं ये। तो 750 कहाँ है? ये है 750। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे इस 750 को हम क्या मानेंगे? इस ये जो स्ट्राइक प्राइस 750 की है, दोनों तरफ का जो एरिया 750 का है, इसको दोस्तों हम बोलेंगे एट द मनी। लिख लो ATM, और इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं एट द मनी। ठीक है, एट द मनी, ATM बोलते हैं इसको। ठीक है जी।
जहां मार्केट चल रहा होता है, अब कल को एट द मनी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं मार्केट खुलता है 15,800 के ऊपर, 15,800 स्ट्राइक प्राइस जो है आपका वो एट द मनी हो जाएगा कल मॉर्निंग में। मार्केट जहां चल रहा होता है वही हमारा एट द मनी होता है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। अब जो ये येलो पोर्शन होता है, ये वाला येलो पोर्शन, इसको बोलते हैं हम इन द मनी, ITM, लिख लो ITM, इन द मनी, ठीक है, इन द मनी। अब इसकी पहचान कैसे होगी, इसकी पहचान मतलब हर जगह येलो पोर्शन तो दिखेगा नहीं ना ऑप्शन चेन पे। अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से अगर आप ऑप्शन चेन उठा रहे हो या फिर देखते हो, कुछ लोग ब्रोकर की वेबसाइट पे देखते हैं, तो हम कैसे समझेंगे इन द मनी क्या है। तो उसकी एक पहचान होती है, उसको पहचानने का तरीका होता है। वो क्या होता है कि प्रीमियम्स जो होते हैं ना वो एट द मनी से हैवी मिलेंगे, ठीक है, प्रीमियम्स आर मोर देन द एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। आप जब चेक कर लो खुद ही से, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। कभी भी आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम एट द मनी से ज़्यादा मिले तो आप समझ लेना, क्या समझ लेना, कि भाई वो आपका इन द मनी है। मान लीजिए 750 का जो प्रीमियम है वो आप चेक कर सकते हो 87 है, और कॉल साइड का इन द मनी क्या कहलाएगा, जो 87 के ऊपर चल रहा होगा प्रीमियम, यानी कि 120, ये सब, ये इन द मनी है, ठीक है। ऐसे ही पुट साइड का एट द मनी चल रहा है 74 रुपीज़ का प्रीमियम, जो 74 से ऊपर का प्रीमियम है वो सभी आपका इन द मनी कहलाएगा। तो ये रूल है आइडेंटिफाई करने का, ये किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे इन द मनी। क्लियर हो गया आपको, किसी को क्लियर हो, सबको क्लियर हो गया ये चीज़। कोई ऐसा है जिसको ये चीज़ क्लियर ना हुई हो, इन द मनी किसे कहते हैं एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द इन द मनी। क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है, मुझे अभी बता दो, आई कैन रिपीट, बट ये ऐसा नहीं होगा कि भाई अगली क्लास में आप ये पूछोगे इन द मनी क्या होता है। आई विल नॉट रिपीट एट दैट पॉइंट। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट देन प्लीज। जो भी हमारा एट द मनी होता है उसका जो प्रीमियम होता है, जैसे यहाँ पे एट द मनी का प्रीमियम 74 है, इधर 87 है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो भी एट द मनी का प्रीमियम होता है, जो भी प्रीमियम उस एट द मनी के प्रीमियम से हैवी होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं, वो हमेशा इन द मनी प्रीमियम्स कहलाते हैं, या इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस कहलाती हैं। दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 74 है प्रीमियम, लेकिन यहाँ पे 97, 127, 159, 200, 293 इस तरीके का है। समझ में आ गया आपको, अब क्लियर हो गया पूजा जी, चलिए ठीक है। तो हमने एट द मनी समझ लिया और इन द मनी समझ लिया, कैसे पहचानना है, कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया है सबको, ये भी अच्छी बात है। अब एक और होता है चीज़, वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों ओ आउट ऑफ द मनी, लिख लो OTM, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। एक होता है एट द मनी, एक होता है इन द मनी, एक होता है आउट ऑफ द मनी। इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, जो भी आपका एट द मनी रेंज, एट द मनी का प्रीमियम होता है, जो भी प्रीमियम इस प्रीमियम के बिलो चल रहे होंगे, मतलब कम चल रहे होंगे, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं 54 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, ये सब प्रीमियम जो है पुट साइड में क्या है, ये लो है इन कंपैरिजन टू एट द मनी प्रीमियम। सो दीज ऑल प्रीमियम्स विल बी कॉल्ड एज ए आउट ऑफ द मनी। ऐसे ही आप कॉल साइड में चेक कर सकते हो, एट द मनी का प्रीमियम 87 रुपीज़ है, बाकी सब प्रीमियम जो हैं वो लो हैं, मतलब कम है, किसके मुकाबले,
किसके कंपैरिजन में? एट द मनी के प्रीमियम की कंपैरिजन। So these all premiums will and these all strike prices will be called as a out of the money premium. ये क्लियर हो गया? रब कर दूं? सबको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ये चीज़, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, एट द मनी, इन द मनी और ओटीएम, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। कोई ऐसा है जो उसको क्लियर नहीं हुआ है? पहचानने का तरीका, आइडेंटिफाई करने का तरीका सबको क्लियर कर दिया है मैंने। सो आई होप कि सबको क्लियर हो गया हो। कोई ऐसा है जिसको अभी भी नहीं पता? तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो चुका होगा। सो नाउ आई एम डिलीटिंग ऑल दिस। आई होप सबने नोट डाउन भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी हमने दो बेसिक समझ लिया, ठीक है, दूसरा बेसिक हम समझ चुके हैं। अब तीसरा बेसिक, थर्ड बेसिक अब अपन लोग देख लेते हैं। ओके, थर्ड बेसिक क्या है दोस्तों? हम समझ लेना ध्यान से, बिल्कुल ही बिल्कुल कर लीजिए। मैं केवल 1 घंटे के लिए आया हूँ अभी आज के दिन, और मेरा बेनिफिट ले लो आप सब, ठीक है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, लेकिन मैं वहाँ से आया और आते के साथ ही जैसे ही घर पे आया मुझे नींद आनी शुरू हो गई। बट फिर भी चलो ठीक है, आंखों पे पानी वानी मार के बैठा हुआ हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। सो बी सीरियस ऑनली, ठीक है। एक घंटा पूरा क्लास को अटेंड करो, सीरियसली हो गए। तो नाउ एट द मनी समझ गए हम समझ गए इन द मनी क्या होता है, हम समझ गए आउट ऑफ द मनी क्या होता है, दोनों तरफ का समझ गए हम। और हम ये भी समझ गए कि व्यू किसका कौन सा होता है, सेलर का, बायर का, कौन सा क्या व्यू होता है, ठीक है। हम ये सब चीज़ समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझना, अब कहानी शुरू होती है मेरे खुद की प्रैक्टिकल लर्निंग की। ये सब तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, क्लियर की, ये सब चीज़ें जो है केवल और केवल बट दोस्तों ये सब चीज़ें जो हैं आपको बुक्स में मिल जाएंगी। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा डैट मतलब कुछ मैंने कुछ क्रिएट किए हैं लॉजिक, वो अब मैं धीरे धीरे आपको समझाना शुरू करता हूँ। तो लॉजिक नंबर 3 लिख लो दोस्तों। मैं 100 के मल्टीपल में काम करता हूँ। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइजेस जो हैं, मतलब मैं 50s को काउंट नहीं करता, ठीक है। 700, 800, 900, पहली चीज़ तो ये। तो अगर मेरा मार्केट 750 के ऊपर है, अबव है, तो मैं एट द मनी लेता हूँ 800 का, ठीक है। और 750 के बिलो है तो मैं एट द मनी लेता हूँ 700 का। अभी आप समझ गए? क्लियर हो गया आपको? ऐसे ही अगर मेरा मार्केट मान लेते हैं 730 पे हुआ, 30 पे क्लोज हुआ है, तो 730 पे क्लोज हुआ है, तो भाई मेरा अब एट द मनी क्या होगा ये समझ लेते हैं। तो इसके ऊपर फिर वही फिर मतलब अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी आप ये समझ लीजिए, ठीक है। मैं 50s के मल्टीपल में काम नहीं करता, ये भी मैं अभी आपको दोबारा बाद में समझाऊंगा। अभी आप इस चीज़ पर फोकस कीजिए जो मैंने आपको ये समझाया है कि अगर 750 के ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट, या 768 मान लेते हैं, 768 अभी जो रियल क्लोजिंग है वो 768 पे है, तो मैं 768 के आसपास अगर मेरा मार्केट क्लोज हुआ, यानी कि 750 से ऊपर क्लोज हुआ है, तो मेरे लिए मैं क्या मानूंगा, मतलब मैं क्या कौन सी स्ट्राइक प्राइस को एट द मनी मानूंगा? मानूंगा 800 को स्ट्राइक प्राइस को
एट द मनी। क्लियर? मार्केट अगर 730 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, मार्केट 730 पे क्लोज हुआ है, मतलब 750 से नीचे क्लोज हुआ है, तो मैं स्ट्राइक प्राइस कौन सी मानूंगा एट द मनी? 700 मानूंगा। ठीक है, दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आप लोगों की, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा मैं एट द मनी कैसे सेलेक्ट करता हूँ खुद से। तो ये थर्ड लॉजिक है, मैं आपको क्लियर कर दूँ दोबारा से। एक एग्जांपल और लेता हूँ कि अगर 680 पे मार्केट क्लोज हुआ, तो अब मुझे बताओ आप लोग कि मेरा एट द मनी क्या होगा, बताओ। 700। म्यूट करके रखो उसको। ठीक है जी, बिल्कुल, अभी आप समझ जाना बिल्कुल। तो 700 आई विल टेक एज ए एट द मनी। ठीक है, एट द मनी क्या होगा मेरा? 700। मार्केट अगर 650 से नीचे क्लोज होता है कहीं ना कहीं, 625, 619 जो भी है, तो मेरा 600 होगा, मतलब फिर मेरा 600 के आसपास एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होगा। ये आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आपको मैनेज करना है हर जगह। ठीक है, हर जगह मैनेज करना है आपको ऐसे ही एट द मनी। आपको कोई बात नहीं, मतलब समझना है इसी तरीके से। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए फटाफट। नहीं है क्वेश्चन तो मैं आई कैन कंटिन्यू। तो कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको एनालिसिस करने से पहले पहले क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, गुड। आगे बढ़ते हैं। तो आपको एट द मनी सिलेक्ट करना, स्ट्राइक प्राइस आ चुका है। आई टेक्स ओनली द 100 मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर 50 के मल्टीपल्स की जो स्ट्राइक प्राइस हैं वहाँ पर उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, उतना ज़्यादा एक्शन मार्केट के अंदर नहीं होता है। जो 100 मल्टीपल की स्ट्राइक प्राइस होती है उसी के ऊपर वॉल्यूम हैवी होता है। सो आई डू नॉट कंसीडर द 50 मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि 750 हो गया, 850 हो गया। आई डू नॉट कंसीडर दीज स्ट्राइक प्राइस। तो आपने थर्ड रूल लिख लिया, थर्ड बेसिक लिख लिया। अब आ जाओ फोर्थ बेसिक के ऊपर। मैंने अभी आपको ये सिखाया कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस किसे कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। अब वो आपको सिलेक्ट करना भी सिखा दिया। 650 से ऊपर मार्केट है तो 700 की मेरी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होगी, और 650 से नीचे क्लोज हुई है तो मेरी 600 के आसपास एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होगी। मैंने सिखा भी दिया अभी आपको। अब मुझे ये सीखना है कि मेरी स्ट्राइक प्राइस तो मैंने सिलेक्ट करनी मुझे आ गई है। अब मुझे जिस चीज़ पे फोकस करना है वो मेरा है क्या? एट द मनी रेंज। ध्यान से समझना, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है। एट द मनी रेंज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको अब कॉन्सेंट्रेट करना होगा। स्ट्राइक प्राइस होगा क्या? सिंगल स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, लेकिन रेंज के अंदर कितनी स्ट्राइक प्राइस हो सकती हैं? मल्टीपल। अब वो कितनी होंगी मैं भी आपको बता देता हूँ। तो मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे एट द मनी रेंज कैसे निकालनी है। ठीक है, एट द मनी रेंज कैसे निकालनी है। सो माई फोकस नाउ इज ऑन एट द मनी रेंज। सो एट द मनी रेंज कैसे निकालनी है? जो भी हमारी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जो भी होती है उसके अंदर हम +100 स्ट्राइक प्राइस कर लेंगे और नीचे की तरफ -100 स्ट्राइक प्राइस कर लेंगे। जैसे मेरी अभी की एट द मनी रेंज, एट द मनी अगर मुझे रेंज निकालनी हो करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, जहाँ मेरा मार्केट खड़ा है वहाँ का अगर मैं एट द मनी रेंज निकालूंगा, मेरा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या है? 15,800 है। क्लियर? मेरी एट द मनी रेंज क्या हो जाएगी? इसके अंदर +100 कर दूंगा, यानी कि मेरा हो जाएगा 15,900।
अपर पार्ट हो जाएगा 15,900 और माइनस 100 कर दूंगा तो मतलब 15,700. So for now, this is my at the money range. क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गया कि हाउ टू आइडेंटिफाई और हाउ टू, अब क्लियर हो गया ना कैसे कैलकुलेट करना होता है. किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं क्लियर हुआ? ये सब बेसिक्स हैं, पूछ लेना भाई. अब मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, बहुत देर से मैं ही आपको बता रहा हूँ, आप भी बताओ कुछ. मान लेते हैं मार्केट 525 के आसपास क्लोज होता है. अब मुझे बताओ आप, मेरी एट द मनी रेंज क्या होगी? तो रघु भाई थोड़ा सा फोकस करो यार. 400 से लेके 600 के आसपास होगी. 400 to 600. आई होप सब सीख चुके हैं. सभी सीख गए ना इसको निकालना? तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस इज समथिंग डिफरेंट एंड एट द मनी रेंज इज समथिंग डिफरेंट. क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नोट डाउन करते रहना भाई. अगर क्लास मिस करोगे, नोट डाउन नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो सब बाउंसर हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. नोट डाउन, एक जैसे बच्चा करता है ना नर्सरी के अंदर. क्या रिपीट करूं बताओ मुझे? लिखा हुआ है सब कुछ अभी तो. एट द मनी आपको स्ट्राइक प्राइस निकालनी आती है? आ गई थी क्या जो मैंने सिखाई थी अभी? अब उसी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आपको एट द मनी रेंज निकालनी है तो उसी के अंदर 100 प्लस कर दीजिए स्ट्राइक प्राइस और माइनस 100 कर दीजिए स्ट्राइक प्राइस. उस तरीके से आपकी एट द मनी रेंज निकल जाएगी. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं रिपीट कर सकता हूँ, आप मुझे बता दीजिए रिपीट करना है क्या नहीं करना. अल्केश जी, मुझे रिपीट करना है आपके लिए या नहीं करना, मुझे बता दीजिए एक बार. ठीक है, आपको मतलब क्लियर हो गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. गुड, सबको क्लियर हो गया है मतलब यहाँ पे. एक बार और मुझे बता दिए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा. कुछ नहीं है. मेरा मार्केट क्लोज करता है 649 के ऊपर. अब मुझे बताइए क्या होगा एट द मनी रेंज? ये 600 से 800 कौन बोल रहा है भाई? क्यों बोल रहे हैं? मतलब का 500 से 800 ऐसा क्या होता है? मतलब कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? 500 to 700 इज द रेंज, एट द मनी रेंज. 100 प्लस और 100 माइनस. क्लियर हो गया सबको? मतलब आपको अब क्लियर हो चुका है, मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो चुका है. सो आई हैव टेकन योर टेस्ट एंड यू ऑल आर नाउ एजुकेटेड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. बैंक निफ्टी में 200 प्लस 200 माइनस होता है. ठीक है, 200 प्लस और 200 माइनस, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं उसमें चेंज करना है. सारे रूल वैसे ही रहेंगे बैंक निफ्टी के अंदर भी, लेकिन बैंक निफ्टी क्योंकि थोड़ी ज़्यादा मूव करता है, मूवमेंट ज़्यादा होती है बैंक निफ्टी में. सो ओनली द नॉर्मल चेंज विल बी डन और एज ए कि जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी उसके अंदर 200 प्लस 200 माइनस ऐड कर लेंगे तो हमारी एट द मनी रेंज निकल जाएगी. क्लियर हो गया? एट द बैंक निफ्टी में क्लियर करना, क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं. ला 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 ला. अच्छा,
अब एक कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। दोस्तों, आपने अर्थक्वेक देखा है? मतलब देखा देख तो मतलब सकता नहीं है उसको, मतलब अर्थक्वेक किसी ने वो महसूस किया है? अर्थक्वेक चलो, मतलब कोई ऐसा है जिसने अर्थक्वेक महसूस ही ना किया हो? मतलब मेरे पुराने बैच में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अर्थक्वेक का नाम ही नहीं सुना, है ना? ऐसे इस बैच में तो कोई ऐसा नहीं है ना? हमने सुना है, चलो अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं ये अर्थक्वेक का सेंटर पॉइंट है, ठीक है? ये सेंटर पॉइंट है, जहाँ ये वाला, ये जो राउंड फिगर दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पे, दिस इज द सेंटर पॉइंट। अर्थक्वेक कैसे आता है? रेडियस, वेव्स जो होती हैं अर्थक्वेक की, वो इस तरीके से वाइब्रेशन इसकी जो है वो रेडियस के, इसका रेडियस बढ़ता रहता है। अगर ये मतलब ये जो चीज़ है ना, मुझे सिखाई गई थी मेरे ख्याल से बहुत छोटी क्लास के अंदर, साइंस के अंदर। ज़्यादा मुझे नॉलेज है नहीं साइंस की, क्योंकि मैं स्टूडेंट हुई नहीं साइंस का। बट अर्थक्वेक क्या करता है? ऐसे करता है, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ होगा जो सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन लोग? अर्थक्वेक के सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? एपिक सेंटर, अच्छा। एक मिनट, ठीक है जी, एपिक सेंटर मान लेते हैं, चलो बढ़िया है, मुझे भी पता लग गया। तो होता क्या है कि जहाँ एपिक सेंटर होता है, मतलब सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थक्वेक का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है? ये तो आप जानते ही हो। फिर जो वेव्स जहाँ पर थोड़ी फैलती हैं दूर, वहाँ पे कम नुकसान होता है। फिर थोड़ा और दूर होती है तो वहाँ पे और भी कम नुकसान होता है। फिर उसका असर जो है, जो उसका इम्पैक्ट जो है वेव्स का, मतलब अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, जितना दूर एपिक सेंटर से होगा उतना कम नुकसान होगा। मतलब मैं सही हूँ या गलत, मैं जानता नहीं, क्योंकि साइंस का बंदा नहीं हूँ मैं। तो ऐसा ही होता है, सही हूँ मैं? ऐसा ही होता है ना अर्थक्वेक के सीन में? चलो ठीक है, सही है मतलब हम। तो अब इसको समझ लेते हैं, इसको ऑप्शन चेन में कैसे अप्लाई करना है। ध्यान से समझना दोस्तों, जो एपिक सेंटर है दैट इज अवर एट द मनी, ठीक है? एपिक सेंटर इज अवर एट द मनी, ठीक है? तो मतलब जो भी नुकसान होगा प्रीमियम के अंदर, नुकसान इन द सेंस कि जो भी चेंज होगा, सबसे पहला चेंज कहाँ होगा? सबसे पहला चेंज, कोई भी मूवमेंट अगर मार्केट के अंदर होती है तो प्रीमियम के अंदर जो चेंजेस होंगे वो सबसे पहला कहाँ होगा? एट द मनी के ऊपर, ठीक है? याद रखना, एट द मनी के ऊपर सबसे पहले चेंज होगा, ठीक है? अब सबसे पहला चेंज होगा एट द मनी के ऊपर, फिर चेंज होता है सेकंड नंबर पे आईटीएम के ऊपर, और फिर थर्ड में चेंज होता है ओटीएम के ऊपर, ठीक है? ये चेंजेस होते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि एटीएम जो, मतलब जहाँ मार्केट चल रही है, वो एरिया जो एट द मनी का है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है प्रीमियम के ऊपर, चाहे वो नीचे की तरफ प्रीमियम गिरे चाहे ऊपर की तरफ प्रीमियम जाए। तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं
कि जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है भाई, सबसे ज़्यादा तो प्रीमियम डीके मिलेगा खाने को, क्योंकि सेलर्स को क्या चाहिए, प्रीमियम डीके चाहिए। जितना प्रीमियम डिक्रीज होगा उनके लिए उनको फायदा ही है। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों मेरे, कि वो जानते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा तो प्रीमियम डीके मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा एट द मनी रेंज के आसपास। तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट वहीं किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है ओपन इंटरेस्ट की, मतलब जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हैं वो एट द मनी के आसपास ही सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम के अंदर मूवमेंट हैवी मिलती है, प्रीमियम के अंदर। और इसी मूवमेंट, ये सबसे मतलब फास्ट प्रॉफिट होता है उनके लिए, सेलर्स के लिए। लेकिन अगर मूवमेंट उल्टी पड़ जाए तो सेलर्स को नुकसान भी होता है, याद रखना। यहाँ पर डबल रिस्क है कि मूवमेंट होगी, डेफिनेटली होगी, अच्छी मूवमेंट भी मिलेगी सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीमियम डिक्रीज भी जल्दी होगा। लेकिन अगर मूवमेंट उल्टी चली गई, उनकी एनालिसिस के अगेंस्ट चली गई, तो उनको लॉस भी होगा, इसी को याद रखिएगा। तो मूवमेंट तो दोनों तरफ होती है मार्केट के प्रीमियम की, डाउन साइड भी होती है और अप साइड भी होती है। सो देयर इज अ रिस्क ऑलवेज, बट प्रोफेशनल प्लेयर हु रन्स द मार्केट एंड हु नो वेयर द मार्केट विल गो प्रेफर टू सेल। मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो होगी वो प्रेफरेंस कहाँ मिलती है, दी जाती है, मतलब एट द मनी के ऊपर। सो फॉर दिस रीज़न व्हाट आई हैव अज्यूम्ड इन माई स्टडीज़, कि जो मेरा एट द मनी रेंज है, मैं दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन चेन के ऊपर। इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है वो एट द मनी के ऊपर होती है। सो फॉर दिस रीज़न व्हाट आई हैव एज्यूम फॉर माई स्टडी और फॉर माई एनालिसिस, कि भाई जो भी मेरा एट द मनी रेंज का एरिया होगा, आई विल बी एज्यूम दैट ऑल द एक्टिविटी बिलोंग्स टू द सेलर। ठीक है, मतलब अभी का जो मेरा एट द मनी एरिया है 900 से लेके एट द मनी रेंज का एरिया 700 के बीच में है। सो व्हाट आई विल एज्यूम नाउ, that whatever the activity between this range on the both side belongs to the seller. क्लियर हुआ ये चीज? और जो एक्टिविटी है वो कौन सी है, वो ये वाली एक्टिविटी है, तो लास्ट डे हुई थी। चीज क्लियर हुई ये वाली? ये एट द मनी रेंज है ना, एट द मनी रेंज के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, आई विल एज्यूम दैट एक्टिविटी ओनली विद द पॉइंट ऑफ व्यू द सेलर, बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम के सबसे ज्यादा हो रहा है। क्लियर हो गया ये सब चीज? मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक चीज समझ के चलिएगा, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट बने हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुए हैं नए, पॉजिटिव फिगर दोनों तरफ दिख रही होगी आपको। यहाँ हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर किसी ने सेल भी किया होगा, किसी ने बाय भी किया होगा, तभी यहाँ पर ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। और एट द मनी के ऊपर भी जो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है पॉजिटिव में, यानी कि यहाँ पर भी एक बायर है और एक सेलर है। ठीक है, मतलब पूरी ऑप्शन चेन के ऊपर, चाहे वो एट द मनी हो, चाहे वो इन द मनी हो, चाहे वो कुछ भी एरिया हो, हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर कोई ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है किसी भी दिन, इट मीन्स वहाँ पर एक बायर भी है और वहाँ पे एक सेलर भी है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ पहले से। लेकिन अब हमको ये समझना होगा कि स्ट्रेंथ कहाँ पे किसकी होगी। याद रखना, स्ट्रेंथ में आपको एनालिसिस करनी होगी, स्ट्रेंथ एनालिसिस कहते हैं इसको। स्ट्रेंथ आपको ढूंढनी होगी। अब वो मैं कैसे देखता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो एट द मनी रेंज है, वहाँ पर मेरा उस स्ट्राइक, हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मेरा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, यानी कि हर स्ट्राइक प्राइस पे एक बायर भी, उतना ही क्वांटिटी का बायर भी होगा, उतनी ही क्वांटिटी का सेलर भी होगा, तभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किए गए हैं। लेकिन द स्ट्रेंथ विल बी बिलोंग टू द सेलर्स ओनली, मतलब वहाँ पे बायर्स हैं, उनको लूज करने के लिए सबसे ज़्यादा है एट द मनी के ऊपर। ठीक है, मतलब जो एट द मनी के ऊपर स्ट्रेंथ जो है वो सेलर की है,
और हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है बायर और सेलर दोनों ही हैं, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए गए हैं। लेकिन हमको ये फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेंथ किसकी कहाँ होती है। उसके हिसाब से हम एज्यूम करके चलते हैं कि भाई अगर इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे है, सो आई विल एज्यूम दैट यहाँ पर सेलर एक्टिव हैं, क्योंकि वो जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर एट द मनी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है, तो इसका मतलब सेलर जो है यहीं पे जीतेंगे, स्ट्रेंथ जो है यहीं पे ज़्यादा होगी। हालांकि यहाँ पे बायर भी हैं, लेकिन उनकी लूजिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके सबसे फास्ट हो रहा है। आप मेरी बात समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे जी मेरी बात ये वाली? हमको यहाँ पे देखो, हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बायर भी है सेलर भी है, तभी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट हुआ है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर, तो तभी आपको पॉजिटिव फिगर दिख रही है, चाहे वो कोई भी एरिया हो। हर स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमको ये फाइंड आउट करना है कि उस एरिया के अंदर, जैसे मेरा एट द मनी एरिया है, वहां पर स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा रहेगी, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जीतने की। हाँ, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ मैं, कॉल भी और पुट भी, एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं एरिया बोल रहा हूँ आपको कि एट द मनी रेंज जो है उसके अंदर सेलर्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जीतने की। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एट द मनी जो है वो हम काउंट करेंगे हमेशा। समझ गए? क्योंकि उनकी 95% प्रोबेबिलिटी है जीतने की सेलर की। आप इसी को समझ गए? हाँ बिल्कुल। डू यू मीन if change in open interest is positive, then sellers dominate only। नीलेश जी आपका जो सही है वो, बट नीलेश जी मैं ये बता रहा हूँ कि sellers will dominate only in the at the money range, जो मैंने आपको सिखा दिया ऑलरेडी निकालना। समझ गए? किस रेंज में कौन डोमिनेट करेगा ना, ये हमको देखना है बस। किस रेंज में, किस एरिया के अंदर किसका डोमिनेंस होगा, वी विल ओनली फाइंड दैट। सो मैं अभी एट द मनी रेंज की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो डोमिनेंस होगी, वो भी सेलर्स की होगी। ठीक है? समझ गए? सब समझ गए मेरी बात को? कोई ऐसा है जो अभी भी ना समझा हो? देखो, हर स्ट्राइक प्राइस पे सेलर भी है बायर भी है, लेकिन जीतेगा कौन? कौन कौन कहाँ जीतेगा, किसकी स्ट्रेंथ किस एरिया में ज़्यादा दिखती है अपने को, उसी पे फोकस करना है, उसी के हिसाब से एनालिसिस करनी है। आई होप आई एम क्लियर एंड यू ऑल। सो वी कंपेयर पुट सेलर वर्सेस एग्जैक्टली एट द मनी रेंज के ऊपर। हम अभी ये सब हम सीखेंगे अभी आगे, बट आप सही बोल रहे हो कि अभी हम एट द मनी रेंज के ऊपर ये देखेंगे कि हु आर एक्चुअली मोर देन व्हाट। मतलब अभी की सिचुएशन में मुझे ये बता दो कि कौन ज़्यादा हैं, कॉल सेलर ज़्यादा ज़्यादा हैं या पुट सेलर ज़्यादा ज़्यादा हैं? बताओ, हु आर मोर इन द एट द मनी रेंज? 17। Only count the multiple of the 100, don't count the multiple of the 50s। 17, 15, 15 दूनी 30, 32, 35, 35, 35 के आसपास इधर है, एंड 45 और 46, 45 और 25, 45, 70। कौन ज़्यादा बताओ एट द मनी रेंज के अंदर? हु आर द मोर? कौन सेलर आर मोर ना? रहना साफ साफ आपको,
कॉल राइटर्स आर मोर, मतलब कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, ये तो विजिबल है। सो व्हाट इज द व्यू राइट नाउ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कल को क्या कहते हैं व्यू, इस व्यू के बेसिस के ऊपर आप ट्रेड ले लीजिए, बट इट इज क्लियर दैट द कॉल राइटर्स आर हैवी राइट नाउ इन द मार्केट। ठीक है, आपको समझ में आ गया मेरी बात? क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके व्यू बनाते हैं, तो अभी मैं एक एक कंपोनेंट सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे कम से कम 10 या 12 कंपोनेंट हैं, उनको सबको एक साथ मिला के देखते हैं, तभी व्यू असली निकलता है। लेकिन अभी इस व्यू के बेसिस के ऊपर आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है? आपको एक एक कंपोनेंट सिखा रहा हूँ, लेकिन एक पहचानने का तरीका, एक स्ट्रेंथ पता लगाने का तरीका कि मार्केट में हु आर द एक्टिव, ठीक है? दिस इज द राइट वे टू फाइंड द स्ट्रेंथ और वीकनेस इन द मार्केट। कि आप हमेशा ये देखिए कि आपके एट द मनी के ऊपर हु आर मोर पावरफुल राइट नाउ। मैं कहता हूँ ना हमेशा भाई ऑप्शन चेन बेरिश है, हाउ, यही एक तरीका है। हाँ बिल्कुल, लाइव मार्केट में अगर ऑप्शन चेंज वो एट द मनी रेंज चेंज हो जाएगा, तो अपन लोग जहाँ मार्केट होगा तो उसके हिसाब से देखेंगे, समझ रहे हो? इट कैन बी, अब अपना दिमाग लगा दिया ना, लगा दिया। इट कैन बी द कॉल बैड्स ऑल्सो। अरे भैया मत लगाओ ना अपना दिमाग, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एट द मनी के ऊपर आप कॉल बायर्स का एज्यूम करोगे ही नहीं। बायर्स भी है वहाँ पे, सेलर्स भी है वहाँ पे। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया एट द मनी रेंज के ऊपर देर इज ऑलवेज अ सेलर हु विल विन। बस आपको ये देखना है किस तरफ का सेलर ज़्यादा है, और किस तरफ का सेलर जो है मतलब जीतेगा। जिसका पड़ना भारी होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी सेलर की, वही जीतेगा। अब यहाँ पे बायर कहाँ से आ गए आप, अब बायर कहाँ से लेके आ गए यहाँ पे? अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, जहाँ से भी आप सीख के आए हो या फिर जहाँ से भी आपने वीडियोस देखी हैं, प्लीज़ उसको खाली कर देना अपने दिमाग से, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ डेट इज़ टोटली प्रैक्टिकल। ठीक है, सबको बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, और नोट डाउन करना मेरा एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज हाउ वी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप नीलेश जी। तो एट द मनी रेंज के अंदर यू विल फाइंड दैट वेयर इज द हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑन ए पर्टिकुलर डे। मतलब एट द मनी रेंज के ऊपर अगर आप ये चेक कर लोगे किसी पर्टिकुलर दिन के अंदर के भाई पुट सेलर ज़्यादा हैं या फिर कॉल सेलर ज़्यादा हैं, देन यू विल गेट टू नो दैट मार्केट इज इन द स्ट्रेंथ और और इट इज़ इन द वीकनेस। खत्म कहानी। मतलब आपको पहला स्टेप तो पता लग ही गया कि मार्केट वीक है या स्ट्रेंथ में है। वो आप कैसे पता लगाओगे? यू नाउ हैव गॉट आइडिया। सभी को समझ में आ गया जितने भी नए लोग हैं कि हम कैसे पता लगाते हैं कि ऑप्शन चेन बेयरिश है या बुलिश है? अभी की ऑप्शन चेन बेयरिश है, मैं आपको दिखा भी दिया। कोई ऐसा है अभी 24 मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं, ऐसा है कोई जिसको समझ में नहीं आया हो? क्योंकि मैं एक एक बहुत स्लो स्लो समझाऊंगा। चलो कोई नहीं है, गुड। अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, 2 स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, दिस एरिया एट द मनी रेंज एरिया, इट मीन्स देयर आर द सेलर्स डोमिनेंस। सेलर का डोमिनेंस है, स्ट्रेंथ जो है सेलर्स की है। अब ये जो एरिया है मैंने आपको बताया था कि जो, अब ये जो एरिया है जिसमें प्रीमियम कम होता है, दिस एरिया एट द मनी रेंज के बाहर का एरिया, आई विल कॉल्ड दिस एरिया एज ए OTM एरिया। यहाँ पे बायर्स का बोलबाला होता है, मतलब बायर्स। यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि बायर्स एक्टिव हैं, नॉट द सेलर। क्योंकि यहाँ प्रीमियम भी वैसे कम है, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 7 रुपये का, 5 रुपीज़, 7 रुपीज़, 9 रुपीज़। इस प्रीमियम को सेल करके
वहाँ पे मार्केट में सेलर को मिलेगा क्या? सेलर विल सेल द हायर प्रीमियम ना, तभी तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा. If you are a seller, suppose you are seller, will you would you like to sell the premium of the 9 rupees or 10 rupees? नहीं नहीं करोगे ना. तो दिस इज द रीज़न, दिस इज द रीज़न कि मैं यहाँ पे कभी भी सेलर एज्यूम नहीं करता हूँ OTM के अंदर. दिस इज द OTM, एंड OTM के अंदर आप चेक कर सकते हो प्रीमियम इज ऑलवेज लेस. आपको बताया था OTM के अंदर प्रीमियम हमेशा कम होते हैं. सो हेयर आई डू नॉट एज्यूम that there are the sellers dominance. Here whatever the activity in the change in open interest I will see यहाँ पर OTM रेंज के अंदर. OTM रेंज जितनी भी नीचे तक मार्केट है वहां तक की है. ठीक है. OTM के अंदर जहां पर भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, that belongs to the buyers in the put side, and here also the premiums are very much low. So these also are the buyers. तो ये पुट बायर हैं और ये कॉल बायर है, दोनों OTM हैं. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? यहाँ बायर को मैं एज्यूम करूंगा. क्लियर हुआ कि नहीं? चलो, सबको क्लियर हो गया. मतलब सबके लिए हर रूल, एवरी रूल विल एप्लीकेबल एट एवरीवेयर, चाहे मंथली हो चाहे वो वीकली हो. OTM एक्टिविटी बिलोंग्स टू द बायर्स. ठीक है जी, हाँ बिल्कुल. रीजन मैंने आपको बता दिया. और जो ये एक्टिविटी होती है इन द मनी की, ये इन द मनी एरिया होता है जहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा होता है एट द मनी रेंज से हमेशा. दिस बिलोंग्स टू इन द मनी एरिया. यहाँ पर भी सैलरी होते हैं. ठीक है. हम यहाँ पर भी सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे. ठीक है. सो वॉट एवर द एक्टिविटी इज दिस दिस बिलोंग टू द सेलर्स. लिख लो ये रूल. वॉट एवर द एक्टिविटी इज डूइंग हेयर इन द पुट साइड in the money area, we will take and assume these activity belongs to the seller. क्लियर हो गया? किस एरिया में किसको हम एज्यूम करते हैं? क्लियर हुआ? भूलना मत, क्योंकि अब आगे अब एनालिसिस पार्ट शुरू होगा. लिख लो ये सब चीजें. ठीक है दोस्तों, भूलना मत. हाँ, तो मैंने आपको आज ये समझा दिया कि एट द मनी रेंज कैसे निकालते हैं, एट द मनी, इन द मनी, OTM, आउट ऑफ द मनी क्या होता है. अच्छा, मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ कि कॉल बायर्स को क्या व्यू होता है. कॉल बायर्स का मुझे रिप्लाई करो फटाफट से. जिसको पता है वो मत करना, जो मतलब ऑलरेडी पुराना प्लेयर है वो मत करना, नए की बात कर रहा हूँ. कॉल बायर्स आर व्हाट? कॉल बायर्स बुलिश. तो कहाँ मिलते हैं कॉल बायर? कहाँ मिलते हैं? वेयर वी विल फाइंड आउट द कॉल बायर्स? OTM. बिल्कुल, अब मतलब आप परफेक्ट हो गए. गुड, वेरी गुड. अच्छा, और फुट बायर का क्या होता है व्यू? फुट बायर का ये. चलो, मज़ा आ गया. मतलब आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया. मतलब मुझे खुद मज़ा आ गया. सो मतलब आज मैंने आपको ये सिखा दिया है. ठीक है. और अभी आज आप ये सीख चुके हो कि आप स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, या फिर वीकनेस मार्केट के अंदर है, मतलब मार्केट में बेरिशनेस है या मार्केट में बुलिशनेस है, हाउ टू आइडेंटिफाई डैट. ये भी आप आज सीख चुके हो. आज आप ये भी सीख चुके हो कि कहाँ पर अब केवल हमें नंबर्स से प्ले करना है. ठीक है.
आप पूरा समझ चुके हो, ऑप्शन चेन का पूरा स्ट्रक्चर समझ चुके हो अभी आप। अब मैं कल से आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू प्ले विद द नंबर्स। अभी तक मैंने नंबर्स के ऊपर बात नहीं किया, अभी तक केवल मैंने आपको बेसिक समझाया है। एंड आई होप ऑल द बेसिक हैज बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ फ्रॉम टुमारो आई विल टेक यू टू द नंबर्स, कि अब नंबर्स को कैसे यूज किया जाए एंड हाउ टू मतलब टेक आउट द कंक्लूजन, कैसे निकालें हम, क्या कहते हैं, कंक्लूजन कैसे हम निकालें थ्रू द नंबर्स। सो वॉट एवर द नंबर्स आर देयर ना, that those numbers are very much actually most important। और नंबर्स किसके ज़्यादा हैं और कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, हाउ द मार्केट विल बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। सो वो भी हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से। सर जैसा निफ्टी में आपने बताया 100 का स्ट्राइक प्राइस कंसीडर करना है, हाँ बिल्कुल। बैंक निफ्टी में बताया तो सही, बताता हूँ। बैंक निफ्टी में कंसीडर, बैंक निफ्टी में भी वैसे ही कंसीडर करना है दोस्तों। वहाँ पर एक मिनट रुक जाओ, देखो बैंक निफ्टी में भी 100 का मल्टीपल ही है, यहाँ तो 50 का मल्टीपल है ही नहीं। तो आपको तो यहाँ पे और भी बेनिफिट हो गया। जैसे जैसे अभी 600 का है, मान लेते हैं 600 इज एट द मनी, तो 200 पॉइंट नीचे यानी कि 400 और 200 पॉइंट ऊपर यानी कि 800। तो 400 से लेके 800 तक की आपकी रेंज हो जाएगी एट द मनी की। यहाँ तो मल्टीपल है ही नहीं 50 का। क्लियर हो गया। रिवीजन, रिवीजन तो आपको करना है भाई, मैं क्या कराऊंगा। रिवीजन तो आपको करना, आपको रिकॉर्डिंग मिली हुई है, आपको सब कुछ मिला हुआ है। आप कितना भी रिवीजन करो, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। आपको कुछ समझ में नहीं आता रिकॉर्डिंग देखने के बाद, देन जस्ट आस्क मी, आई एम अवेलेबल। करते हो अच्छी बात है। अब मैं दोबारा से वो चीज़ें रिपीट करूँ आपको, तो मेरे लिए तो फिर वो पावर सेविंग तो रहा ही नहीं, तो पावर एक्स्ट्रा क्या कहते हैं उसको, ख़राब करने वाली बात हो गई ना। रिकॉर्डिंग मिल क्यों रही है, वो इसलिए तो मिल रही है कि आपको कोई डाउट हो तो आप देख लो, आप रिवीजन कर सको पर डे बेसिस के ऊपर देख के। जो फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का तो वो अच्छा स्टूडेंट है। जो कहता है मुझे तो सब आता है, सब आता है, सब आता है, वो लास्ट में क्या होगा ना, उसको कुछ भी नहीं आएगा। और जो एक बच्चे की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहा है इस कोर्स के अंदर, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए इतना ही। कल से हम, हाँ हाँ अब पूछो, पूछो भाई अब पूछो। अब मैं 5 मिनट के लिए आपके क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल हूँ, पूछ लीजिए। FIDI प्रो का सिर्फ इक्विटी टर्नओवर के डाटा ही एनालिसिस कर सकते हैं, वो नहीं समझा मुझे, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन। इक्विटी टर्नओवर के डाटा, इक्विटी टर्नओवर, अभी तो वो एनालिसिस ही नहीं किया ना हमने। जब ऑप्शन चेन खत्म होगा देन वी विल हैव द एनालिसिस। अभी मैंने उस वाली शीट को एनालिसिस किया ही नहीं है। उसको एनालिसिस हम तब करेंगे, नहीं सर, इफ FII इज सेलिंग लेस इक्विटी एवरीडे, नहीं नहीं इसका ये नहीं, अभी अपना दिमाग मत लगाओ कोई भी। इक्विटी में एनालिसिस कैसे करते हैं वो अपना दिमाग मत लगाओ, दैट इज द सेपरेट एनालिसिस। आपको तरीका बताऊंगा मैं, बट अभी हम ये सब चीज़ सीख जाएं, ठीक है। इन द नेक्स्ट 5 to 6 days आई विल कवर द ऑल द, मैं ऐड करता हूँ, पर जो ऑटो होना है, ऑटो कुछ भी नहीं है दोस्त उसमें, ऑटो कुछ भी नहीं है उसमें, आपको सब मैनुअल करना होगा। क्या था, थोड़ा सा लगना, एक कटोरी बस, वही जरूरत है, बस एक कटोरी, एक कटोरी बस।
नहीं। तो अभी उस शीट के ऊपर अभी अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। मैनुअल करता हूँ पर जो आपके फॉर्मूला है वो नहीं हो रहा। अरे ऊपर वाली शीट में मैनुअली उस कॉपी करो उस फॉर्मूले को, नीचे उसको पेस्ट कर दो, दैट्स इट। हाँ, ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं ये सब स्टॉक्स के अंदर भी अप्लाई होंगे। ये सभी कॉन्सेप्ट जो हैं कमोडिटी के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर, हर जगह एप्लीकेबल होंगे, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होंगे। हाँ हाँ, पूरी दुनिया की ऑप्शन चेन होगी ना, वहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। राइट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही लॉजिक्स के साथ में यूएस की ऑप्शन चेन भी रीड करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, जो लॉजिक्स आपको बता रहा हूँ। पूरी दुनिया की ऑप्शन चेन जो भी है हर जगह एप्लीकेबल है, जो भी लॉजिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपको अगर एक बार लॉजिक याद हो गए तो यू कैन वर्क इन द एनी, मतलब एनी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं करना 50 के मल्टीपल में, नहीं करना ऐड। एक दिन लेट मिलता है, अपन लोग कुछ नहीं कर सकते उसका। और वैसे भी जो मिलता है लेट वो केवल और रिटेल का मिलता है। हमको तो इक्विटी का जो फर्क पड़ता है, इक्विटी का जो फर्क पड़ता है वो तो बड़े प्लेयर के इक्विटी डाटा से ही मार्केट को फर्क पड़ता है। छोटा प्लेयर चाहे 10,000 करोड़ का बाय कर ले, चाहे 2,000 करोड़ का बाय कर ले, उसके डाटा, इक्विटी डाटा से कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। इसलिए अगर वो लेट भी मिलता है तो हमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। स्टॉक्स का बताऊंगा मैं बाद में। स्टॉक्स की आपको ऑप्शन चेन रीड करना भी सिखाऊंगा। पहले अभी हम लॉजिक्स पहले क्लियर कर लें, एक साथ दोनों के लेके चलूंगा तो वो मिसमैच हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। आज तक अभी आपके बेसिक्स कवर हो गए हैं, कल से हम नंबर्स के ऊपर प्ले करेंगे, मतलब एनालिसिस पार्ट शुरू हो जाएगा कल से। ठीक है, चलो अभी के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल। और आई होप सबको सब कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही सीखते रहो और नोट डाउन करके आगे बढ़ते रहो। ठीक है, चलो गुड नाइट टू ऑल, कल मिलते हैं।